नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंघवी आज पुनः प्रस्तुत हूँ बीकॉम पाठ द्वितीय वर्ष के बच्चों के लिए एक नए वीडियो के साथ। हमने अब तक के वीडियो में भारतीय अनुबंध अधिनियम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे माल विक्रय अधिनियम, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। माल विक्रय अधिनियम 1930 में लागू हुआ, अतः इस अधिनियम का नाम माल विक्रय अधिनियम 1930 है। माल विक्रय अधिनियम 15 मार्च 1930 में इसका निर्माण कर दिया गया था। 1 जुलाई 1930 में इसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम का क्षेत्र जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। माल विक्रय अनुबंध के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से माल एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को हस्तांतरित करता है, या मुख्य रूप से हम यह कह दें कि इसके अंतर्गत माल के क्रय विक्रय संबंधी समस्त नियमों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आवश्यक है कि हम यह समझें कि माल विक्रय अनुबंध क्या है। तो माल विक्रय अनुबंध से आशय एक ऐसे अनुबंध से है जिसमें एक पक्षकार, जिसको हम विक्रेता कहते हैं, दूसरे पक्षकार, जिसे हम क्रेता कहते हैं, को प्रतिफल अर्थात मूल्य के बदले में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है अथवा करने के लिए सहमत होता है। इस प्रकार माल विक्रय अनुबंध में माल का विक्रय या माल के विक्रय का ठहराव दोनों ही शामिल है। सामान्य रूप से जब हम बाजार में जाते हैं तो विक्रेता अपनी वस्तु बेचता है और विभिन्न क्रेता उन वस्तुओं को एक निश्चित मूल्य के बदले में खरीदते हैं। यदि हम सामान्य भाषा में कहें तो यही विक्रय अनुबंध है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विक्रय अनुबंध की क्या आवश्यक विशेषताएं हैं, या हम यह कहें कि कौन से आवश्यक तत्व हैं। असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सबसे पहला है, विक्रय अनुबंध के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने आवश्यक हैं, अर्थात क्रेता और विक्रेता। एक पक्षकार जो अपनी वस्तु को बेचने के लिए तैयार हो और दूसरा पक्षकार जो वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो, उन दोनों पक्षकारों का होना विक्रय अनुबंध के लिए आवश्यक है। यदि ये दोनों पक्षकार नहीं हैं तो विक्रय अनुबंध की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों शब्दों को परिभाषा भी समझ लेंगे कि लॉ के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता किसे कहा गया है। तो विक्रेता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो माल का विक्रय करता है अथवा माल के विक्रय का ठहराव करता है। इसी प्रकार क्रेता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो माल का क्रय करता है अथवा माल के क्रय का ठहराव करता है। तो ये दोनों पक्षकार होने आवश्यक हैं। यदि दोनों क्रेता हैं या दोनों विक्रेता हैं तो विक्रय अनुबंध संभव नहीं है। अतः विक्रय अनुबंध के लिए एक क्रेता और दूसरा विक्रेता होना आवश्यक है। दूसरी विशेषता है माल अर्थात गुड्स का होना। विक्रय अनुबंध के लिए माल का होना
आवश्यक है। अब यहाँ पर यह आवश्यक है कि विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल से जो आशय है वह केवल चल संपत्ति से है। विक्रय अनुबंध में अचल संपत्तियों के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया गया है। तो विक्रय अनुबंध में माल और वह माल भी चल संपत्ति के रूप में होना चाहिए। चल संपत्ति में हम सामान्य रूप से यहाँ पर समझ लेते हैं कि चल संपत्ति में अंश, स्कंध, ऋण पत्र, पेटेंट राइट, न्यायालय की डिक्री आदि इन सबको शामिल किया गया है। इसकी परिभाषा मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देती हूँ, लेकिन इसकी परिभाषा को हम आगे अच्छी तरह से समझेंगे जब हम माल के विभिन्न प्रकारों के बारे में देखेंगे। तो माल की परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ कि माल किसे कहते हैं। विक्रय अधिनियम के अनुसार माल में कर योग्य दावे, एक्शनेबल क्लेम्स तथा मुद्रा को छोड़कर शेष सभी प्रकार की चल संपत्ति को शामिल किया गया है, जिसमें स्टॉक, अंशपत्र, खड़ी फसलें एवं अन्य वस्तुएं जो कि भूमि का अंग है, जिन्हें विक्रय के पहले अथवा विक्रय अनुबंध के अंतर्गत भूमि से अलग किया जाना है या किया जाएगा तय है को शामिल करते हैं। अर्थात माल के अंतर्गत समस्त प्रकार की चल संपत्ति को शामिल किया गया है। केवल दो चीजें, एक तो हमारा कर योग्य माल में वाद योग्य दावे, एक्शनेबल क्लेम्स, और दूसरा मुद्रा को छोड़कर। मुद्रा से आशय यहाँ पर किसी भी देश की प्रचलित मुद्रा से है, क्योंकि हम मुद्रा के बदले में मुद्रा का क्रय नहीं कर सकते हैं। और दूसरा वाद योग्य दावे, कोर्ट में जो एक दूसरे के विरुद्ध जो दावे हैं उन दावों को भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो माल विक्रय अनुबंध से में माल से आशय सभी प्रकार की चल संपत्ति से है। तीसरी विशेषता है मुद्रा में मूल्य। विक्रय अनुबंध का यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। मूल्य से तात्पर्य माल के विक्रय हेतु प्राप्त मौद्रिक प्रतिफल से है। जैसे हम बाजार जाते हैं, वस्तु खरीदते हैं और वस्तु के मूल्य का भुगतान करते हैं, तो हम जिस मूल्य का भुगतान करते हैं वह ही यहाँ पर वस्तु का मूल्य अथवा जो हम मुद्रा देते हैं वही वस्तु का मूल्य है। वस्तु का मूल्य हमेशा मौद्रिक होना चाहिए और देश की जो प्रचलित मुद्रा है उसके अंतर्गत इसका भुगतान किया जाना चाहिए। चौथी विशेषता है माल के स्वामित्व का हस्तांतरण। जब क्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले में विक्रेता से वस्तु खरीदता है, या इसका हम उल्टा कहें कि विक्रेता अपनी वस्तु जब निश्चित मूल्य के बदले में क्रेता को बेचता है, तो यहाँ पर माल का हस्तांतरण विक्रेता से क्रेता को होना आवश्यक है। जैसे आप बाजार गए, आपने वस्तु खरीदी, दुकानदार ने वस्तु पैक कर कर आपको दी और आपने मूल्य का भुगतान किया, तो यहाँ पर यह वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रेता से क्रेता को हो जाता है। इसके बाद है स्वतंत्र सहमति। विक्रय अनुबंध के लिए भी स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। अर्थात यदि कोई क्रेता
वस्तु खरीदने के लिए सहमत नहीं है तो उस पर दबाव डालकर हम सहमति नहीं बना सकते हैं। सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी विक्रय अनुबंध एक वैध अनुबंध के रूप में होगा। विक्रय अनुबंध में विक्रय तथा भावी विक्रय दोनों ही सम्मिलित है, अर्थात हम बाजार में जो वस्तु का लेन देन करते हैं वह विक्रय, और भावी विक्रय जिसमें भविष्य में मूल्य का भुगतान भी होगा और वस्तु की सुपुर्दगी भी होगी, दोनों को शामिल किया जाता है। विक्रय अनुबंध सशर्त भी हो सकता है और शर्त रहित भी हो सकता है। ये पक्षकारों पर निर्भर है कि वह किस प्रकार का अनुबंध करते हैं। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि एक वैध अनुबंध में जितनी आवश्यकताएं होती हैं वे सारी आवश्यकताएं भी विक्रय अनुबंध के अंतर्गत होनी आवश्यक है। अब हम लेके विक्रय अनुबंध की कुछ जो औपचारिकताएं हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है विक्रय में विक्रय का प्रस्ताव होना चाहिए, प्रपोजल फॉर सेल। एक दुकानदार अपनी दुकान में जिन वस्तुओं का डिस्प्ले करता है, काउंटर पर जिन वस्तुओं को सजा कर रखता है, या अपने दुकान में जो वस्तुएं उपलब्ध है उनकी एक लिस्ट बनाकर दुकान के बाहर टांगता है, ये सब विक्रय का प्रस्ताव है कि वह अपनी दुकान की वस्तुओं को एक निश्चित मूल्य के बदले में बेचना चाहता है। दूसरा, माल। यदि माल है तभी विक्रय का अनुबंध होगा। यदि माल नहीं है तो विक्रय का अनुबंध नहीं होगा। विक्रय अनुबंध के लिए माल का होना आवश्यक है। तीसरा, इसी प्रकार माल के साथ साथ मूल्य होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए, सुपर्दगी होनी चाहिए, मूल्य का भुगतान होना चाहिए। जब क्रेता को माल की सुपुर्दगी देता है तो क्रेता विक्रेता को मूल्य का भुगतान करेगा। विक्रय अनुबंध लिखित, मौखिक या गर्भित किसी भी प्रकार से हो सकता है। ये हमने पढ़ा विक्रय अनुबंध क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, या इसकी क्या विक्रय अनुबंध की क्या औपचारिकताएं होंगी, उसको मैंने आपको समझाया है। मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को कुछ पीडीएफ के माध्यम से विक्रय के ठहराव, विक्रय, निक्षेप, विक्रय अनुबंध, किराया क्रय आदि के मध्य जो अंतर है वह मैं आपको पीडीएफ के अंतर्गत दे दूंगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि विक्रय ठहराव में अंतर है। हम ये नहीं कह सकते कि विक्रय ही विक्रय का ठहराव है या विक्रय का ठहराव ही विक्रय है, दोनों में अंतर है। यदि हम परिभाषा के आधार पर देखें तो विक्रय के अनुबंध का निष्पादन पहले ही हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह एक निष्पादित अनुबंध है, जबकि विक्रय का ठहराव में निष्पादन भविष्य में होता है। यह निष्पादनीय अनुबंध होता है। बाकी अंतर जो डिफरेंसेस हैं वो आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से दूंगी। इसी प्रकार से विक्रय तथा निक्षेप में क्या अंतर है, विक्रय तथा किराया क्रय में क्या अंतर है, इन सबको हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको जो भी समस्या आती है आप मुझसे उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ।